नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन शर्मा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान विषय के बारे में। राजनीति विज्ञान क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, क्यों इस विषय की ज़रूरत पड़ी, किस प्रकार से काम करता है, जीवन में इसकी क्या महत्ता है, भारत में किस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है, भारत में इसका कैसे स्वरूप आरंभ होता है, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, यूनान से इसकी शुरुआत हुई, वहाँ पे कैसे काम कर रहा था, शुरू में कैसे काम कर रहा था, आज इसका संदर्भ कैसे है, किस प्रकार से हम थिंकर्स को पढ़ते हैं, किस प्रकार से हम थ्योरी को पढ़ते हैं, किस प्रकार से हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं या विश्व के संविधानों को पढ़ते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे डेवलप हुआ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की आवश्यकता क्यों हुई, किन परिस्थितियों ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जन्म दिया, इस बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसका साधारण मतलब ये हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राजनीति विज्ञान कैसे काम करता है। देखो, हम सामान्य तरीके से जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक सोशल क्रिएचर है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी एक समाज में रहता है। तो समाज में रहता है तो समाज के लिए नियम व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, एक विधान की आवश्यकता होती है, एक विधान की ज़रूरत होती है। उस विधान के माध्यम से एक व्यवस्था को चलाने का कार्य किया जाता है। अब उस विधान को ऑपरेट करने वाला कौन, उस विधान को संचालित करने वाला कौन? मित्रों, उस विधान को संचालित करने वाली जो संस्था उत्पन्न हुई, स्थापित हुई, वो होती है राज्य। इस प्रकार से राज्य बेसिकली किसी समाज की व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक विधान के रूप में स्थापित होता है और राजनीति विषय का आगाज होता है। राजनीति विषय का आगाज होता है। राजनीति विज्ञान विषय की शुरुआत यूनान से मानी जाती है। यूनान से मानी जाती है, लेकिन मित्रों, यूनान से पहले पूर्वी क्षेत्र में, ईस्टर्न पूर्वी क्षेत्र में इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन उसमें कुछ कारण ऐसे रहे जिस कारण से वो विषय वहां से आगे नहीं बढ़ पाया और ये विषय बेसिकली यूनान से शुरू होता है। यूनान से इसकी शुरुआत होती है। यूनान में इसके बारे में सबसे पहले जो व्यवस्थित रूप में काम करने के लिए आने वाला व्यक्ति है वो आता है सुकरात। लेकिन सुकरात ने बेसिकली अपनी कुछ बातें कही, वो बातें किसी बहुत व्यापक ग्रंथ के रूप में विकसित नहीं हो पाई। इसके पश्चात उनका शिष्य आता है प्लेटो। प्लेटो के द्वारा राजनीति के बारे में अपने तरीके से चरित्र चित्रण करने का प्रयास किया गया, किंतु उसमें प्रैक्टिकलनेस कम थी, उसमें व्यवहारिक तथ्य कम थे। व्यवहारिक तथ्य कम होने के कारण वो राजनीतिक दर्शन का पिता कहलाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं। और प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु। अरस्तु के द्वारा राजनीति के बारे में कुछ ठोस अकाट्य ऐसे नियम दिए गए, ऐसी व्यवस्थाएं दी गई। इस प्रकार से राजनीति विज्ञान विषय के बारे में प्रैक्टिकल वैज्ञानिक तरीके से, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से उसने बातें कही जो वास्तविक कारणों को व्याख्यायित करती हैं, वास्तविक कारणों को सामने लाती हैं। राजनीति में होने वाले परिवर्तन क्यों होते हैं, परिवर्तनों के ऊपर उन्होंने चर्चा की। इस प्रकार से अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में जाने जाते हैं। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। बेसिकली जैसे उन्होंने बताया, असमानता राज्य में क्रांति को जन्म देती है। ये इतनी प्रैक्टिकल बात है, आज भी लागू होती है। आज के संविधानों में संशोधन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं भेदभाव होता है, कहीं ना कहीं एक वर्ग असंतुष्ट होता है तो दूसरा वर्ग या दूसरे वर्ग को संतुष्ट करने के लिए व्यवस्थाओं में संशोधन किया जाता है। तो उसने आज से 2500 साल पहले ये बात कही कि असमानता क्रांति को क्रिएट करती है, क्रांति को जन्म देती है। इसके बाद उसने कहा, समय समय पर सरकार के स्वरूप बदलते हैं। ये बात बिल्कुल अकाट्य है। अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से सरकारों के स्वरूप, सरकार की कार्यप्रणाली अलग अलग रूपों में बदलती है। और उसने तीसरी सबसे मुख्य बात जो प्रस्तुत की, उसने कहा कि किसी भी राज्य का जो संविधान है, क्षमा चाहता हूं, किसी भी राज्य का जो व्यवस्था है वो संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए तो व्यवस्थाओं में परिवर्तन होता है। असमानता क्रांति को जन्म देती है। सरकारों के अलग अलग समय पर अलग अलग रूप होते हैं। इस प्रकार से अरस्तु को राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया राजनीति विज्ञान विषय की शुरुआत पूर्व में हो गई थी, लेकिन पूर्व के विचारकों के जो विचार थे वो पूरी तरह से धरातल के ऊपर नहीं थे। और इसके पश्चात राजनीति विज्ञान के अध्ययन का बीड़ा सबसे पहले उठाते हैं यूनानी। यूनानियों के द्वारा राजनीति विज्ञान के अध्ययन का सबसे पहले बीड़ा उठाया गया। वही बीड़ा
आज हमको यहां तक लेकर आया। आज हम 2020, 21, 22 में जो पढ़ रहे हैं वो इसी रूप में पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से पढ़ रहे हैं। तो अब मैं बात करता हूं राजनीति के बारे में, कुछ प्रैक्टिकल बातें। देखो, एक आम व्यक्ति से पूछा जाए कि राजनीति क्या है, एक सिंपल आदमी से पूछा जाए जो रोज अपनी मजदूरी करता जीवन चलाता है, वो कहेगा राजनीति मक्कारी है, धोखा है, कपट है, शोषण है। ये उसका एक समय विशेष के ऊपर उसका एक दृष्टिकोण काम कर रहा है। वो राजनीति के बारे में एक ऐसी नीति वैचारिकता रखता है, अपने विचार का एक समय विशेष के ऊपर उसका प्रकटीकरण करता है। अगर मान लीजिए उस व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, सेंटर गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, एमपी गवर्नमेंट से, यूपी हमारी गवर्नमेंट से, राजस्थान गवर्नमेंट से, तो उस राज्य के बारे में वो उसका दृष्टिकोण उस कुछ समय विशेष के लिए अच्छा हो जाएगा। उसके लिए वो प्रशंसा की बात करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रशंसा की बात करेगा। तो एक आम व्यक्ति के दृष्टिकोण समय समय पर अलग अलग प्रकार से बदलते रहते हैं। जैसे मार्क्स ने कहा कि राजनीति क्या है, एक घनीभूत अर्थनीति है, एक अर्थनीति के ऊपर काम करने वाला विषय है। बिस्मार्क ने कहा कि राजनीति क्या है, बिस्मार्क ने कहा कि राजनीति संभाव्य कला है। बिस्मार्क ने कहा कि राजनीति संभाव्य कला है, राजनीति में कब, कहां, किस समय क्या घटना घटित हो जाए और क्या परिवर्तित होकर के सामने आ जाए, व्यवस्थाओं का स्वरूप किस प्रकार से बदल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी भी समय व्यवस्था किसी भी रूप में परिवर्तित होकर, प्रकट होकर सामने आ सकती है। इस प्रकार से उनके द्वारा ये बात प्रस्तुत की गई, ये बात कही गई। फिर हम बात करते हैं राजनीति के बारे में। एक जनरल सा मेरा प्रश्न है, एक व्यक्ति के जीवन में राजनीति विषय की शुरुआत कब होती है? अगर ये प्रश्न किसी भी कक्षा में पूछा जाए कि एक व्यक्ति के जीवन में राजनीति विज्ञान विषय की शुरुआत कब होती है, तो दोस्तों सिंपल भाषा में उत्तर देगा कि एक व्यक्ति के जीवन में राजनीति विषय की शुरुआत 18 वर्ष की आयु में होती है। कोई बोलेगा 21 वर्ष की आयु में होती है, कोई बोलेगा 6 वर्ष की आयु में होती है, कोई बोलेगा 3 वर्ष की आयु में होती है। मैं आपको बताऊं, राजनीति विज्ञान विषय की शुरुआत किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में जन्म पल से हो जाती है। जब बच्चे का जन्म होता है, उसी पल से उसके जीवन में राजनीति विषय की शुरुआत हो जाती है। जब बच्चे का जन्म होता है और बच्चा जब पहली किलकारी मारता है, मारता है, वो क्या चाहता है? उसको भूख लगी होती है। उस भूख की तृप्ति के लिए उसको दूध चाहिए। क्या चाहिए उसको? दूध। दूध क्यों चाहिए? क्योंकि वो जीना चाहता है। जीना क्या है? प्राकृतिक अधिकार है, हमको प्रकृति ने दिया है। जीवन जीने का अधिकार उसका ह्यूमन राइट है, मानवाधिकार है कि एक व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते, मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। तो ये अधिकार जो शब्द आया, ये कौन से विषय से जुड़ा हुआ है दोस्तों? ये शब्द कौन से विषय से जुड़ा हुआ है? ये शब्द जुड़ा हुआ है राजनीति विषय से। तो एक व्यक्ति के जीवन में राजनीति की शुरुआत, राजनीति सब्जेक्ट की शुरुआत दोस्तों जन्म पल से हो जाती है। अब बच्चा थोड़ा आगे बढ़ता है, यद्यपि जन्म से पहले से हो जाती है, लेकिन धरती के ऊपर जो वो आता है, पहली बार उसकी आंखें आसमान से टकराती हैं, तो उस पल से उसकी वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। यद्यपि जन्म से पहले भी अगर उसके बारे में किसी प्रकार का कोई उसको मारने का प्रयास किया जाता है, भ्रूण हत्या का प्रयास किया जाता है, तो भी उसको राज्य अधिकार देता है। यद्यपि ये शुरुआत बहुत बाद में हुई, लेकिन उसके जन्म पल से राजनीति की शुरुआत हम मान सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से बताता हूं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं कि राजनीति व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से लाइफ में, पूरी लाइफ एक्टिव रहती है, और उसी प्रकार से राज्यों का व्यवहार, दो राज्यों का व्यवहार कैसे एक्टिव रहता है। सुनिए दोस्तों मेरी बात। एक बच्चा है जिसकी उम्र है 5 वर्ष। एक बच्चा है जिसकी उम्र है, मान लीजिए 5 वर्ष का बच्चा है, और उसके साथ में एक दूसरा 5 वर्ष का बच्चा खेल रहा है। दो बच्चे साथ साथ खेल रहे हैं। एक थोड़ा सा शरीर से बलशाली है और दूसरा बच्चा शरीर से थोड़ा सा कमजोर है। तो नेचुरल बात है दोस्तों कि ये बलशाली बच्चा कमजोर बच्चे को दबाने का प्रयास करेगा। ठीक उसी प्रकार से दो राज्य जो होते हैं बराबर की स्थिति वाले होते हैं, लेकिन जब दोनों में से किसी राज्य की स्थिति कमजोर पड़ती है, दो कंट्री में से किसी कंट्री की स्थिति कमजोर पड़ती है, तो उस कमजोर स्थिति में वो उसको क्या करता है? दबाने का प्रयास करता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां क्या होता है, ये जो कमजोर बच्चा है, ये इस बलशाली बच्चे के साथ में क्या व्यवहार करता है? इस बलशाली बच्चे को कहता है अपने पक्ष में करने के लिए, ये इसको कहता है कि दोस्त मेरी जेब में 5 रुपए हैं और हम 5 रुपए की जो है कुल्फी लेके आते हैं, चॉकलेट लेके आते हैं। ये बच्चा, कमजोर बच्चा बलशाली बच्चे को कह रहा है कि हम 5 रुपए की चॉकलेट लेकर आते हैं और साथ साथ खाएंगे। तो जब ये साथ साथ खा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ,
इससे पहले तो ये बलशाली बच्चा है, ये बलशाली बच्चा कमजोर बच्चे के ऊपर, पीठ के ऊपर बैठ गया, उसको घोड़ा बना के चला रहा था। लेकिन जब इस कमजोर बच्चे ने 5 रुपए ऑफर किए तो इस बच्चे ने कहा कि चलो ठीक है, मैं घोड़ा बन जाता हूं, मैं नीचे बैठ जाता हूं और आप मेरे ऊपर बैठ जाइए। कब तक? जब तक वो चॉकलेट चल रही थी मुंह में, तब तक। उसी प्रकार से दो राष्ट्रों के मध्य इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी ऐसा होता है, बलशाली राज्य कमजोर राज्य को दबाने का प्रयास करते हैं और कमजोर राज्य बलशाली राज्य को दबाने के लिए कहीं ना कहीं समझौता करता है। अब थोड़ा समय निकला, वो बच्चा कुछ नहीं कर पाया, वो बच्चा कुछ भी नहीं कर पाया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब चॉकलेट खत्म हो गई तो वही वापस वो बलशाली बच्चा है, वो इस कमजोर बच्चे को नीचे बिठा देता है। अब ये जो कमजोर बच्चा है ये कहता है कि दोस्त देखो, आज हम स्कूल गए थे तो हमने क्या सुना था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम घोड़ा बनो और मैं आपकी रानी बनता हूं, ये मैं आपके ऊपर सवार बनता हूं, फिर अपन जो है आगे चलेंगे। तो ये जो बलशाली बच्चा है, इस बलशाली बच्चे को कमजोर बच्चे ने भावना के आधार पे दबा दिया और नीचे बिठा दिया। उसी प्रकार से दो राज्यों के मध्य कभी कभी उसको दबाने के लिए विचारधारा काम करती है। वहां पे उसके मनोमस्तिष्क में क्या काम कर रहा था, एक विचारधारा एक्टिव हो गई कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चलो मैं घोड़ा बनता हूं। उसके मन में एक विचार आया और वो घोड़ा बन गया। जबकि ये बच्चा उसकी मानसिकता के साथ खेल रहा है, उसके मेंटेलिटी के साथ खेल रहा है। अब थोड़ी देर बाद पता चला कि उसके दिमाग से वो विचार निकल गया। उस दिमाग से उस विचार के निकलने के बाद वापस वो उस कमजोर बच्चे को बलशाली बच्चा दबाने का प्रयास करता है। दोस्तों, दो शक्तिशाली, दो समान स्थिति वाले, दो कमजोर और बलशाली स्थिति वाले राष्ट्रों में भी ऐसे होता है, कभी वे धन के आधार पर दूसरे को दबाते हैं, कभी वे बल के आधार पर एक दूसरे को दबाते हैं, कभी वे विचार के आधार पर एक दूसरे को दबाते हैं। इसी प्रकार से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो काम करती है, दो राष्ट्रों के मध्य ये व्यवहार काम करता है। तो एक व्यक्ति के जीवन में राजनीति विज्ञान विषय की जो शुरुआत है वो कब से होती है? एक व्यक्ति के जीवन में जन्म पल से इस विषय की शुरुआत होती है। तो मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा था दोस्तों कि राजनीति कैसे काम करती है, कैसे उसका स्वरूप एक्टिव होता है, किस प्रकार से वो काम करती है। अब क्या होता है आगे, सबसे पहले सुकरात आए। सुकरात ने एक स्टेटमेंट दिया, सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है। जिस बात में गुणात्मक पहलू है उसी को ज्ञान के रूप में माना जाए। यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे, एथेंस, स्पार्टा, मकदूनिया, स्टेगिरा, स्टोवेंसिया, इस प्रकार के छोटे छोटे नगर राज्य होते थे। ये आपस में टकराते रहते थे। इस टकरावपूर्ण स्थिति के अंतर्गत सुकराव का आविर्भाव होता है। सुकरात ने कहा सद्गुण से परिपूर्ण जो वस्तु है वही ज्ञान है। और एक बात उन्होंने कही कि मैं कुछ नहीं जानता, आई डोंट नो अबाउट, मुझे कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे सद्गुण ही ज्ञान का जो स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट वहां पे जो घमंडी राजा थे, अहंकारी राजा थे, उनको ऐसा लगा कि हमारे नॉलेज को चैलेंज कर रहा है, कि सद्गुण को ज्ञान बता रहा है और हमारी कही गई बातों को ये ज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, उसको जहर का प्याला पिला दिया गया। जहर का प्याला पिला दिया गया। जिस स्थान के ऊपर बैठकर वो जहर का प्याला पी रहा था, वहां पे उसका शिष्य बैठा था, प्लेटो। उस स्थान के ऊपर कौन बैठा हुआ था? उस स्थान के ऊपर बैठा हुआ था प्लेटो बैठा हुआ था। और प्लेटो ने देखा कि उसके गुरु ने अच्छी बातें कही, सुंदर बातें कही, वास्तविक बातें कही, प्रैक्टिकल बातें कही, व्यवहारिक बातें कही, किसी के अहंकार के टकराने के विचार से मुक्त बातें कही। ऐसा नहीं सोचा था सुकरात ने कि किसी का अहंकार टकराएगा। उसको जहर का प्याला पिला दिया गया। तो उस व्यक्ति ने संकल्प लिया कि राजनीति में मैं, जो यूनान टुकड़ों में विभक्त है, इस पूरे यूनान को एक बनाने के लिए, इस पूरे यूनान में एकीकृत व्यवस्था स्थापित करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। और उसने आदर्श राज्य का स्वरूप दिया और उसने कहा स्त्री के गर्भ से जन्म लेने वाले व्यक्ति में 3 प्रकार की स्थितियां होती हैं, या तो वो विवेकी होता है, या फिर वो संयमी होता है, या फिर वो साहसी होता है। इस प्रकार से उसने 3 तथ्य प्रस्तुत किए, या तो वो विवेकी होगा, या वो साहसी होगा, या फिर वो संयमी होगा। लेकिन विवेक, संयम, साहस के आधार पर उसने 3 वर्ग बताए। विवेक, संयम और साहस के आधार पर उसने 3 वर्ग बताए। एक राजा बनता है, एक उत्पादक बनता है, एक सैनिक बनता है। एक राज्य को 3 प्रकार के वर्गों की आवश्यकता होती है। सैनिक चाहिए बॉर्डर पर सुरक्षा करने के लिए, संयमी चाहिए उत्पादन व्यवस्था के लिए, और शासक चाहिए शासन व्यवस्था के संचालन के लिए। लेकिन दोस्तों, उसने ये बातें इतने लिमिटेड रूप में कही। उसने कहा एक व्यक्ति कक्षा में फेल हो जाता, छात्र कक्षा में फेल हो जाता है, उसके बाद फ्यूचर में उसको आगे पढ़ने का यानी सप्लीमेंट्री का ऑप्शन नहीं है। तो उसने कुछ अनप्रैक्टिकल बातें कही। जैसे एक बात बहुत अनप्रैक्टिकल कही कि संतानें सार्वजनिक होंगी, माता पिता अपने बच्चे को नहीं पहचान सकेंगे और बच्चे अपने माता पिता को नहीं पहचान सकेंगे। ये तो पार्श्विक जीवन से भी बहुत बुरी बात हो गई।
इस प्रकार की उसके द्वारा कही गई कुछ बातों के कारण वो वास्तविक स्वरूप में धरातल के ऊपर राजनीति को नहीं ला पाया, लेकिन उसे राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। इसके पश्चात आते हैं, अभी मैंने चर्चा की अरस्तु, उसके शिष्य कौन थे? अरस्तु। तो प्लेटो ने जो अकादमी स्थापित की थी, उस अकादमी का वो चेयरमैन बनना चाहता था। प्लेटो ने जो अकादमी स्थापित की थी उसका वो जो है चेयरमैन बनना चाहता था अरस्तु, उनका शिष्य, लेकिन वो नहीं बन पाया, विदेशी था, दूसरे नगर राज्य का था। जो उस समय नगर राज्य थे वही आज के राष्ट्र राज्य कहलाते हैं, तो लेकिन वो स्थापित नहीं हो पाया। तो दोस्तों उसके द्वारा राजनीति में कुछ ऐसे इकट्ठे सिद्धांत दिए गए, प्रैक्टिकल सिद्धांत दिए गए, ऐसी ठोस बातें बताई गई। उन ठोस बातों के कारण, उन ठोस तथ्यों के कारण उसे राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का पिता कहा जाता है, राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में उसको पहचाना जाता है। अब देखो, मैंने आपको बताया उस समय जो नगर राज्य होते थे वही आज के क्या कहलाते हैं? राष्ट्र राज्य। तो यहाँ पे अरस्तु की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही? द फंडामेंटल अचीवमेंट ऑफ अरस्तु। अरस्तु की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि यूनान में क्या है कि जो राज्य होता था, यूनान में राज्य को पोलिस और सरकार को पोलिटिया कहा जाता था। यूनान में राज्य को पोलिस और सरकार को पोलिटी कहा जाता था, उसने दोनों को मिला दिया और पॉलिटिक्स बना दिया। तो इस प्रकार से पोलिस और पॉलिटी, इन दोनों को मिलाकर उसने एक पुस्तक रची, पॉलिटिक्स। इसके 10 भाग हैं, 10 पार्ट्स ऑफ दिस बुक। इस पुस्तक के कितने भाग हैं? 10 भाग हैं। इन 10 भागों के कारण इन 10 भागों में राजनीति विज्ञान के इतने ठोस, यथार्थ, व्यवस्थित, क्रमबद्ध सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, इसलिए उसे राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में पहचाना जाता है, उसे राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं। एक सबसे बड़ी बात यह भी रही कि दोस्तों यूनान में जो शुरू में अध्ययन हुआ, या अरस्तु से पहले यूनान में जो राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन हुआ, उस अध्ययन में धर्म और राजनीति को मिला दिया गया था। धर्म और राजनीति को मिला दिया गया, और धर्म और राजनीति जब मिल जाते हैं तो वास्तविक रूप में, यथार्थ रूप में, कानूनी रूप में, विधान के रूप में काम नहीं कर पाते। वह विषय पक्षपातपूर्ण बन जाता है। राजा के पुत्र ने अपराध किया, राजा राजनीति चलाता है, धर्म के नाम पर उसको बचा लिया गया कि यह धर्म कहता है कि राजा पुत्र को कम दंड मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से धर्म और राजनीति जब मिल गए तो व्यवस्थित तरीके से काम नहीं करते थे, प्रैक्टिकल तरीके से काम नहीं करते थे। सबसे पहले अरस्तु ने इस गलती को सुधारा, और अरस्तु ने इस गलती को सुधार के सबसे पहले उसने धर्म को राजनीति से अलग किया, धर्म का स्वरूप अलग बताया और राजनीति का स्वरूप अलग बताया। इस प्रकार से यूनान में सबसे पहले राजनीति विज्ञान विषय के व्यवहारिक, वास्तविक, इकट्ठे, संपूर्ण, पूर्ण नियम और तथ्यों की व्यवस्थाओं की शुरुआत होती है। इस प्रकार से उसे राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। दोस्तों अब प्रश्न आता है, जब आप पिता की बात कर रहे हैं तो राजनीति विज्ञान की माता कौन है? राजनीति विज्ञान की माता किसे कहा जाता है? दोस्तों राजनीति विज्ञान की माता कौन है बताता हूं आपको। राजनीति विज्ञान की माता मैरी वॉलेस्टोनक्राफ्ट। मैरी वॉलेस्टोनक्राफ्ट को राजनीति विज्ञान की माता कहा जाता है। मैरी वॉलेस्टोनक्राफ्ट ये फ्रांस की महिला हैं, और 1789 की क्रांति में 1789 की क्रांति में इन्होंने पार्टिसिपेंट किया था, हिस्सा लिया था, भाग लिया था। 1789 की क्रांति में इन्होंने हिस्सा लिया था। इसके पश्चात ये ब्रिटेन चली गई, और ब्रिटेन में जाकर इन्होंने विलियम गार्डविन से इन्होंने विवाह किया। तो इनका पूरा नाम जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है विलियम गार्डविन व मैरी वॉलेस्टोनक्राफ्ट राजनीति विज्ञान की माता कहलाती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी पुस्तक में ये बात लिखी हुई नहीं है। जेसी जोहरी सर जो हैं पॉलिटिकल साइंस के, एक तरह से हमारे राजनीति विज्ञान पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनका एक परिवार है। उस परिवार के संभवतया पूरे भारतवर्ष में, क्या एशिया में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हमारे घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। उनके द्वारा ये बात बताई गई कक्षा में, जिसे मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं कि राजनीति विज्ञान की माता क्यों कहलाती है। क्योंकि इन्होंने राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग विषय के रूप में पहली बार किया था। उसके बाद ये लोकप्रिय हो गया शब्द, और लोकप्रिय हो गया उसके बाद से इस विषय को राजनीति विज्ञान ही कहा जाने लगा। तो दोस्तों इसी क्रम में मैं बात कर रहा था आपके साथ में राजनीति के बारे में कि राजनीति की शुरुआत कब होती है।
दोस्तों राजनीति विज्ञान विषय की शुरुआत आज से लगभग 300 ईसा पूर्व होती है। तो 300 ईसा पूर्व लगभग 2500 साल हो गए, 2320 साल मान रहे हैं हम लगभग 2500 साल हो गए। उससे पहले भी आए लेकिन वो कुछ बातें लिखी नहीं गई थी। तो यहाँ पे देखो जो लिखा है बोर्ड के ऊपर, ये राजनीति विज्ञान विषय के व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत, राजनीति विज्ञान विषय के व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत लगभग 300 ईसा पूर्व में होती है। 300 ईसा पूर्व में होती है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु से सिसरो, पोलिबियस ने अध्ययन पर बल दिया और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत मैकियावेली बोंदा से होती है। दोस्तों मैकियावेली को नई राजनीति का पिता कहा जाता है, गांधी जी को आध्यात्मिक राजनीति का पिता कहा जाता है, प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, विलियम गाडविन, मैरी वॉलेस्टनक्राफ्ट को राजनीति विज्ञान की माता बोला जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत की शुरुआत मैकियावेली बोंदा से होती है। आगे हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, ग्रीन, मार्क्स, माओ ने विचार रखे। यद्यपि क्रांतियों का महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहा। क्रांतियों का समय समय पर जो क्रांति हुई, रेवोल्यूशन हुई, उन रेवोल्यूशन के कारण राजनीति का स्वरूप समय समय पर अलग अलग प्रकार से बदलता रहा। नेक्स्ट देखिए, विचारक प्लेटो की बात करें हम बात करते हैं किसकी, प्लेटो की बात करते हैं। प्लेटो देखिए दोस्तों, प्लेटो ये राजनीतिक दर्शन के पिता कहलाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विचारक, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेटो राजनीतिक दर्शन। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताइए, चर्चा की मैंने लेक्चर में। उसके बाद है मैकियावेली को नई राजनीति का पिता कहा जाता है। इन्होंने राजनीति में कुछ ऐसे सिद्धांत और सूत्र गढ़े। इन्होंने जैसे दो बातें कही, इनकी दो बातें बहुत विश्व प्रसिद्ध है। इन्होंने कहा जो राजा है उसमें लोमड़ी जैसा साहस और शेर जैसी लोमड़ी जैसी चालाकी और शेर जैसा साहस होना चाहिए। लोमड़ी जैसी चालाकी और शेर जैसा साहस होना चाहिए। एक राजा को चाहिए भले ही वो उसकी पिता की हत्या कर दे, लेकिन उसकी संपत्ति कभी नहीं छीने, क्योंकि एक आम व्यक्ति अपनी संपत्ति छीनने वाले को कभी माफ नहीं करता, अपने पिता के हत्यारे को वो माफ कर सकता है। फिर देखो हॉब्स ने इनको वैज्ञानिक राजनीति का पिता कहा जाता है। इनको साइंटिफिक पॉलिटिक्स का फादर माना जाता है, क्योंकि इन्होंने विज्ञान विषय के सिद्धांतों के साथ गैलीलियो की कृति उसके हाथ लग गई थी, जिसके आधार पर उसने थ्योरी डेवलप की। और गांधी जी को आध्यात्मिक राजनीति का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने धर्म व राजनीति को मिला दिया था। धर्म और राजनीति को इन्होंने मिला दिया था। इस प्रकार से ये तो है विचारक, ये है पिता। प्लेटो राजनीतिक दर्शन, अरस्तु राजनीति विज्ञान, मैकियावेली नई राजनीति, हॉब्स वैज्ञानिक राजनीति, गांधी जी आध्यात्मिक राजनीति के पिता कहलाते हैं। तो देखिए मैं आपको बात बता रहा था, राजनीति विज्ञान का शुरुआत बता रहा था कि शुरुआत कहाँ से होती है, किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से विद्वानों का क्रम रहा, कहाँ से विषय शुरुआत लेता है, किस प्रकार से अपने मोड़ लेता है। विभिन्न प्रकार की क्रांति के माध्यम से इसमें परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन के पश्चात विषय का स्वरूप अलग अलग रूपों में अलग अलग समय पर सामने आता है। इसी क्रम में देखिए हम भारतीय संदर्भ में देखते हैं राजनीति को, कि राजनीति का भारतीय संदर्भ क्या कहता है, राजनीति का भारतीय संदर्भ किस प्रकार से राजनीति विज्ञान विषय की व्याख्या करता है। दोस्तों प्राचीन भारत में राजनीति विज्ञान के जो सूत्र हैं, राजनीति अध्ययन के जो सूत्र हैं, वो क्या हैं, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ ये थे। लेकिन व्यवस्थित अध्ययन जो है वो किसमें मिलता है, महाकाव्य और नीति ग्रंथों में मिलता है। महाकाव्य और नीति ग्रंथों में पाया जाता है। और भारतीय व्यवस्था के अनुसार प्राचीन भारत में विद्याओं की 4 शाखाएं थी। विद्याओं को 4 शाखाओं में विभक्त किया गया था। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड। आन्वीक्षिकी दर्शन शास्त्र का पुराना नाम है, त्रयी वैदिक साहित्य का प्राचीन नाम है, वार्ता जो भी कलाएं हैं, कृषि है, पशुपालन है, शिल्पकला है, वाणिज्य है, वो सब है, और दंड नीति अनीति का विधान। तो आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता, इन 3 व्यवस्थाओं को संचालित करने वाली जो व्यवस्था है वो है दंड नीति, और इसी को दंड नीति को ही राजनीति के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय संदर्भ में ज्ञान की 4 शाखाएं हैं, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड। और ये जो आन्वीक्षिकी दर्शन शास्त्र है, त्रयी वैदिक साहित्य है, वार्ता कृषि, पशुपालन, शिल्प, जितनी भी कलाएं हैं वो सभी इसमें, और नीति अनीति का जो विधान है वो दंड। तो नीति अनीति के विधान के माध्यम से 3 व्यवस्थाओं का संचालन होता है। ये भारतीय संदर्भ है राजनीति का। नेक्स्ट देखिए, सामान्य परिभाषा, राजनीति विज्ञान किसे कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए राजनीति विज्ञान क्या है, तो एक जनरल छात्र को पता होना चाहिए, वह विषय
वह सब्जेक्ट, वह विषय जिसमें व्यक्ति, राज्य, सरकार, शक्ति, सत्ता, वैधता का अध्ययन किया जाता है तथा जो वर्तमान में एक प्रोसेस के रूप में स्थापित हो गया, प्रक्रिया के रूप में स्थापित हो चुका है। व्यक्ति, राज्य, सरकार, शक्ति, सत्ता, वैधता, ये स्तंभ है राजनीति विज्ञान के संचालन के। और जो वर्तमान में एक प्रक्रिया बन चुका है, प्रक्रिया का मतलब समय समय पर, अलग अलग समय पर उसके इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, चुनावों के माध्यम से उसका स्वरूप में वो काम करता है। राजनीति विज्ञान के पिता और माता, ये मैंने चर्चा की आपके साथ में। राजनीति विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? अरस्तु। राजनीति विज्ञान की माता कौन कहलाती हैं? मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। राजनीति विषय पर आम व्यक्ति का दृष्टिकोण, ये मैंने आपको बताया आम व्यक्ति का क्या दृष्टिकोण है, आम व्यक्ति राजनीति के बारे में क्या सोचता है। आम व्यक्ति के अनुसार राजनीति विज्ञान के बारे में, राजनीति के बारे में अगर बात की जाए, उसे मक्कारी, धोखा, शोषण, कपट ये कहता है। लेकिन उसको यूपी सरकार, एमपी सरकार, राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ मिल जाए तो उसके लिए उस समय विशेष के ऊपर वो कहेगा नहीं, खट्टर साहब की सरकार बहुत अच्छी है, अशोक गहलोत की सरकार बहुत अच्छी है, योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत अच्छी है, दिग्विजय सिंह की सरकार बहुत अच्छी है। इस प्रकार से समय विशेष के ऊपर इस प्रकार से बोलने लग जाएगा। अगर कोई सरकार उसका कर्ज माफ कर दे तो उसकी प्रशंसा करेगा, अगर उसके ऊपर कोई वो कर का बोझ डाल दे तो उसकी वो आलोचना करेगा। तो व्यक्ति विशेष, आम व्यक्ति का दृष्टिकोण राजनीति के बारे में यही होता है। नेक्स्ट, राजनीति विज्ञान विषय की मौलिक रचनाएं। मौलिक रचना का मतलब होता है समय काल परिस्थितियों के अनुसार कुछ विद्वान ऐसे पैदा करती है प्रकृति जिनके द्वारा लिखी गई बातों को राजनीति में नए रास्ते मिलते हैं, निर्णायक बिंदु मिलते हैं, टर्निंग पॉइंट्स मिलते हैं, जिनके माध्यम से विषय अपनी नई परिभाषा, नया स्वरूप, नया चेहरा धारण करता है और उन रचनाओं के माध्यम से जो है विषय को नई गति प्राप्त होती है। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक, अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स, हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन, मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस या प्रिंस और गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज। इन पुस्तकों के द्वारा हिंद स्वराज, इन पुस्तकों के द्वारा राजनीति को नए निर्णायक बिंदु, निर्णायक मोड़ के ऊपर लाके खड़ा किया और नए रास्ते की ओर उसको आगे बढ़ाया। विभिन्न विचारकों ने राजनीति विज्ञान को अलग अलग नामों से पुकारा। दोस्तों, अलग अलग प्रकार के विचारक राजनीति को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग अलग उनकी विचारधारा काम करती है। देखिए, विभिन्न विचारकों ने राजनीति विज्ञान को अलग अलग नामों से पुकारा। जैसे अरस्तु ने इसको मास्टर साइंस कहा, सर्वोच्च विज्ञान कहा। आरजी गेटेल ने इसको राज्य विज्ञान कहा। सर फ्रेडरिक पोलक ने इसे राजनीति का विज्ञान कहा, राज्य का विज्ञान, राजनीति का विज्ञान। बिस्मार्क ने इसको संभाव्य कला बताया, कभी भी किसी भी समय कुछ भी इसमें इवेंटेड है, घटित हो सकता है। मार्क्स ने इसको धनीभूत अर्थनीति के रूप में जाना और लास्टवेल ने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान के रूप में पहचाना, एक पॉलिसी साइंस के रूप में इसको आइडेंटिफाई किया था। नेक्स्ट, राजनीति पर सभी विद्वानों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। जैसे कुछ विद्वान इसको राजनीति विज्ञान बोलते हैं, कुछ इसे राजनीतिक दर्शन बोलते हैं, कुछ राजनीतिक सिद्धांत बोलते हैं। भारतीय संदर्भ में इसको दंड नीति बोला जाता है, नीति शास्त्र बोला जाता है, नीति शतकम भर्तरी, राजधर्म शास्त्र भी बोला जाता है, अर्थशास्त्र कौटिल्य का अर्थशास्त्र। गवर्नर ने लिखा, इस विषय की उतनी परिभाषा है जितने इसके विद्वान हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितने इसके विद्वान हैं, जितने इसके लेखक हैं, उतनी इसकी परिभाषा है। हर विद्वान अपने तरीके से एक नई परिभाषा गढ़ के सामने लाके रख देता है। इस प्रकार से राजनीति विज्ञान विषय के बारे में हमने दोस्तों एक बेसिक चर्चा की, एक आधारभूत चर्चा की, और अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और विचार करते हैं किसके ऊपर? कन्फ्यूशियस के ऊपर। सबसे पहला विचारक जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे हम कौन? कन्फ्यूशियस। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान विषय समय के अनुसार गति पकड़ता है। पहले इसमें विचारक आते हैं, विचारकों के द्वारा एक थ्योरी दी गई, थ्योरी के पश्चात राष्ट्रों की व्यवस्था आती है, राष्ट्रों की व्यवस्था से संविधान बने, विश्व के संविधान बने, विश्व के संविधानों के बाद जो है टेक्नोलॉजी ने, तकनीक ने, विज्ञान ने दो राष्ट्रों को आपस में जोड़ दिया, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जन्म हुआ। किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए स्थायी कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा समूह बन गया, जिसके माध्यम से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बना, लोक प्रशासन बना। इस प्रकार से लोक प्रशासन का विकास होता है, लोक प्रशासन का स्वरूप सामने आता है, फिर नवीन लोक प्रशासन सामने आता है। आज का स्वरूप तो बिल्कुल बदल गया है। इस प्रकार से राजनीति विज्ञान में जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, क्षमा चाहता हूं, जब इस विषय को पढ़ते हैं तो विचारकों के रूप में, सिद्धांतों के रूप में, संविधानों के रूप में, विश्व के संविधानों के रूप में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के रूप में,
लोक प्रशासन के रूप में। इस प्रकार से राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्राचीन राजनीतिक विचारकों के ऊपर। उसमें हम चीन के पहले टीचर को पढ़ेंगे, चीन का पहला शिक्षक जिनका नाम था कन्फ्यूशियस। उन्होंने कभी भी सिद्धांतिक रूप में व्यवस्थाओं को नहीं रखा, वो एक समाज सुधारक के रूप में सामने आए थे। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्फ्यूशियस। नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा करने जा रहे थे कन्फ्यूशियस के ऊपर। कन्फ्यूशियस चीनी विचारक हैं, चीनी दार्शनिक हैं और नेट जेआरएफ के सिलेबस में इसे पहली बार ही जोड़ा गया है। पिछली बार जो नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उस एग्ज़ाम से इन्हें पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। इनके बारे में बात करते हैं। बेसिकली वो राजनीतिज्ञ नहीं थे, ही वॉज नॉट ए पॉलिटिशियन। आप यूँ समझ लो कि वो धर्मगुरु थे, आप यूँ समझ लो कि वो समाज सुधारक थे। यद्यपि उन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि मैं एक धर्मगुरु हूँ, मैं धर्म के माध्यम से व्यवस्थाओं को संचालित करने की बात कर, उन्होंने कभी भी ये बात नहीं कही। लेकिन बाद में उनके जो अनुयायी थे उन अनुयायियों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो व्यक्ति एक धर्मगुरु के रूप में है। तो इनके बारे में बात करते हैं हम दोस्तों। कन्फ्यूशियस, सबसे पहली बात, इनका जो जन्म होता है वो 551 ईसा पूर्व में हुआ और 479 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। तो इनकी उम्र रहती है 72 वर्ष। 72 वर्ष इनकी उम्र रहती है। 28 सितंबर को इनका जन्म दिवस है। 28 सितंबर इसलिए महत्वपूर्ण लिख रहा हूं मैं क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, पहली बार इस विचार को जोड़ा गया है। तो 28 सितंबर आपको ध्यान रखने की बात है। इनका जो जन्म हुआ वो जो है उस समय झोउ राजवंश था। जब इनका जन्म हुआ उस समय चीन में कौन सा राजवंश था? झोउ राजवंश था। चीन का प्रथम शिक्षक, दार्शनिक, विचारक, शिक्षाविद, चीन के प्रथम शिक्षक कहलाते हैं, बात डबल लिखी हुई है। जातीय नाम इनका था कुंग। जाति क्या नाम था इनका? कुंग, यानी दार्शनिक कुंग। मूल नाम इनका था कोंग फूजी। कोंग फूजी यानी कोंग मास्टर, कोंग फूजी, कोंग मास्टर, कोंग कुशल व्यक्ति था। इस प्रकार से जब इनका जन्म हुआ, जन्म के समय भारत में जैन और बौद्ध धर्म अपने चरमोत्कर्ष के ऊपर था। जब इनका जन्म हुआ उस समय भारत में जैन और बौद्ध धर्म अपने चरमोत्कर्ष के ऊपर कार्य कर रहा था। और इनके जो पिता थे वो है, उनका नाम था कोंग ही। नाम बड़े मुश्किल हैं, ऐसा नहीं है, सिंपल नाम है, थोड़ा याद रखिए, ये सोच के पढ़िए कि इसके माध्यम से मुझे जो है एक अतिरिक्त डिग्री ऐसी प्राप्त होगी जिसके माध्यम से मैं अपनी जीवन व्यवस्था को चला सकता हूँ। नेट जेआरएफ हो जाएगा आपका। तो ऐसा मत सोचिए कि मुश्किल है, मुश्किल नहीं है ये। तो कोंग ही ये बसाऊ जिले में सेनापति थे। ये बसाऊ जिले में, चीन के बसाऊ जिले में ये सेनापति के रूप में कार्य करते थे। 3 वर्ष की आयु जब इनकी हुई, 3 वर्ष की आयु जो कन्फ्यूशियस की हुई, उस समय इनके पिता का देहांत हो गया। इनको बड़े विपरीत परिस्थितियों में जीवन काटना पड़ा। इनके आर्थिक हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। इन आर्थिक हालातों की स्थिति में जब इनके आर्थिक हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे, इनकी माँ ने इनका पालन पोषण बड़े विपन्नतापूर्ण हालातों में किया। 17 वर्ष की आयु में इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिला। 17 वर्ष की आयु में इनको गवर्नमेंट जॉब मिला। सरकारी नौकरी इन्होंने बाद में छोड़ दी थी। बाद में इन्होंने एक अपना पर्सनल स्कूल खोला, अपना एक निजी विद्यालय खोला और निजी विद्यालय में इतिहास और नीति शास्त्र का ये अध्ययन करवाते थे। आगे चलकर बाद में ये घूम घूम कर उपदेश देते थे। इन्होंने कभी भी कोई पुस्तक की रचना नहीं की। इनकी पुस्तक की जो रचना या पुस्तक जो मानी जाती है वो विचार, जो शुक्ति संग्रह माना जाता है, जो उन्होंने सुंदर सुंदर बातें समाज के चरित्र निर्माण के लिए कही थी, उस शुक्ति संग्रह को इनकी पुस्तक के रूप में माना जाता है। कभी भी इन्होंने किसी पुस्तक की रचना नहीं की। इन्होंने विचारों को लिखित रूप में प्रकट नहीं किया। पूरे चाइना की इन्होंने यात्रा की, चाइना इन्होंने विजिट किया और चाइना का विजिट करके इन्होंने जो है बड़े बेहतरीन तरीके से सामाजिक व्यवस्था को सुंदर बनाने के लिए अपने विचार रखे। 53 वर्ष की आयु में, 53 ईयर एज में, 53 वर्ष की आयु में ये जो है जिस प्रांत में इनका लू प्रांत में जन्म हुआ था, लू प्रांत के ये विधि मंत्री बने, कानून मंत्री बने। और वहां पे इन्होंने लेकिन बाद में पद छोड़ दिया। इन्होंने बाद में वो पद भी छोड़ दिया क्योंकि ये चरित्र की बातें करते थे, नीति की बात करते थे, ईमानदारी की बात करते थे, पवित्रता की बात करते थे, शालीनता की बात करते थे। लेकिन इस पद के ऊपर रहते हुए इनकी बातों को स्वीकार नहीं किया गया, इनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया गया। बाद में इन्होंने पद को छोड़ दिया और इन्होंने यात्राएं शुरू की। तो ये हमारे जो है कन्फ्यूशियस का जो है एक बेसिक जीवन परिचय था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दंड व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। इन्होंने कहा था कि दंड व्यवस्था में दंड देकर सुधार नहीं हो सकता, चरित्र सुधार करके आप क्या कर सकते हैं, समाज सुधार किया जा सकता है।
वह समाज सुधारक था, बाद में वह धर्मगुरु के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वह क्या था? वह एक समाज सुधारक था, बाद में वह धर्मगुरु के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसने कभी भी विचार नहीं लिखे, उन्होंने कभी भी अपने विचारों को नोट डाउन नहीं किया, विचारों को नहीं लिखा। कन्फ्यूशियस का सर्वाधिक विरोध माओ ने किया। माओ ने कहा था चरित्र सुधार के राष्ट्र की तरक्की नहीं हो सकती, बंदूक की नली से पावर निकलता है, शक्ति का निर्माण बंदूक की नली से होता है। तो उन्होंने कहा चरित्र सुधार कर राज्य तरक्की कभी भी नहीं कर सकता, राज्य की तरक्की चरित्र को सुधार के नहीं की जा सकती है। कन्फ्यूशस के समय चीन के जो प्रांत थे वो आपस में टकराते रहते थे, आपस में वो हमेशा टकरावपूर्ण स्थिति में रहते थे, विवादपूर्ण स्थिति में रहते थे। वह समाज सुधारक की भांति वहां एकीकरण करना चाहता था, एकीकृत करना चाहता था। जैसे हमारे यहाँ पे जनपद के माध्यम से एकीकरण था, उसी प्रकार से समाज सुधारक की भांति कार्य करके वहां पे एकीकरण करने का विचार उन्होंने रखा, जिसमें उसने नैतिक मूल्यों पर बल दिया। और उनकी एकमात्र कृति मानी जाती है एनालेक्टस। मैंने बताया आपको सुक्ति संग्रह के माध्यम से उनकी शिक्षाएं हमको देखने को मिलती हैं, जो हमारे चरित्र में भी सौंदर्य ला सकती हैं। नफरत आसान है, प्रेम मुश्किल है। नफरत आसान है, प्रेम मुश्किल है। कार्य में गति निरंतर होनी चाहिए, बुराई सुनने और देखने से शुरू होती है। ये गांधी जी का जो विचार है, गांधी जी का विचार ये मूल रूप से वहीं पे आ गया था। तो गांधी जी ने कहा कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। उसी प्रकार की कन्फ्यूशस ने बात आज से हजारों साल पहले कह दी थी कि बुराई सुनने और देखने से आती है, वहां से शुरू होती है। तो न बुरा सुनिए न बुरा देखिए। किसी भी कार्य को आप करो तो उसमें गति निरंतर होनी चाहिए, उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर उसमें गति कंटिन्यूटी में है, निरंतर है, तो बहुत जल्द आपको जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो जाता है, या जिस टारगेट को लेकर आप चलते हैं वो लक्ष्य आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। और उस समय चाइना में 6 एजुकेशन सिस्टम, 6 आर्ट वर्णित थी, 6 कलाएं वर्णित थी। गणित, संगीत, घुड़सवारी, तीरंदाजी, सुलेख और अनुष्ठान, इसकी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और इसी शिक्षा के माध्यम से इन्होंने समाज के जो है चरित्र के निर्माण के ऊपर भी कार्य किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके सामाजिक विचार। इनके सामाजिक विचार क्या थे? इन्होंने एक सुनहरा नियम दिया, इन्होंने गोल्डन रूल दिया था, तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम दूसरों से अपने प्रति मस्तिष्क में विचार रखते हो, कि दूसरों से आप आशा रखते हो कि वो हमारा विचार करे। ये लॉक के माध्यम से भी विचार, सेम यही विचार आता है। जॉन लॉक ने भी यही विचार प्रकट किया था। उन्होंने हजारों साल पहले ये बात कह दी थी कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम दूसरों से अपने प्रति आशा रखते हो। बड़ों का सम्मान कीजिए, इन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही। बड़ों का सम्मान करेंगे तो जीवन में समृद्धि अपने आप पैदा हो जाती है, तरक्की अपने आप पैदा हो जाती है, बरकत अपने आप पैदा हो जाती है, सुख अपने आप पैदा हो जाती है, शुभता अपने आप पैदा हो जाती है, लाभ अपने आप स्थापित हो जाता है। जीवन में तरक्की का मार्ग, उन्नति का मार्ग अपने आप स्थापित हो जाता है, जीवन अपने आप आगे बढ़ जाता है और जीवन उच्च स्तर के ऊपर पहुंच जाता है। इन्होंने अपनी माँ की मृत्यु के ऊपर लंबा शोक मनाया, कहा जाता 3 वर्ष तक इन्होंने शोक मनाया था, इतना सम्मान करते थे। ईमानदारी के आधार पर लोगों का चरित्र सुधारा जा सकता है। आपको अपनी परंपराओं का, यू शुड फॉलो योर कस्टम्स, आपको अपनी परंपराओं का पालन करना चाहिए, परंपराओं का पालन प्रॉपर तरीके से करना चाहिए और शिष्टाचार के आधार पर जीवन की व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। नेक्स्ट, इनके राजनीतिक विचार। राजनीति के बारे में इन्होंने कहा कि राजनीति में भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों का चरित्र सदा सुंदर होना चाहिए। राजनीति में भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों का चरित्र सदैव सुंदर होना चाहिए। अगर उन व्यक्तियों का चरित्र सुंदर है तो राजनीति अपने आप सुंदर स्वरूप में पहुंच जाती है। शासक मंत्री कर्तव्य का पालन करें, खुद को खोजें, सेल्फ कल्टीवेशन के ऊपर इन्होंने व्यापक स्तर के ऊपर बल दिया। राजनीति में आत्म अनुशासन होना चाहिए, आत्म अनुशासन, खुद के ऊपर डिसिप्लिन होना चाहिए, अपने ऊपर अनुशासन होना चाहिए। मानव प्रेम का इन्होंने संदेश दिया। मानव में आपसी प्रेम समाज में सौंदर्य भर देता है, समाज में रंग भर देता है। और आमजन के आचरण का सुंदर होना चाहिए, आमजन का आचरण सुंदर होना चाहिए, आपसी व्यवहार सुंदर होना चाहिए, शिष्टतापूर्ण होना चाहिए। इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि राज्य ऐसा हो, राज्य ऐसा हो। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो राज्य अपने आप इस प्रकार से समृद्ध हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने राज्य के द्वारा लादे जाने वाले करों के बारे में कहा कि राज्य जो कर लाता है, उन्होंने कहा कि कर हिंसक पशुओं का आतंक होता है। कर जो होता है वो हिंसक पशुओं का आतंक होता है। नेक्स्ट, आत्मा पुनर्जन्म लेती है, जो कि भारतीय भ्रम के विचार के समीप है। आत्मा पुनर्जन्म लेती है, आत्मा का पुनर्जन्म होता है, यह भारतीय भ्रम विचार के
समीप है, आत्मा वापस जन्म लेती है। भारतीय संदर्भ में भी यही है, हमारे कर्मों का जन्म पुनः होता है, इसलिए हम धरती पर पुनः आते हैं। हमारी आत्मा पुनर्जन्म लेती है, नया शरीर धारण करती है। ये भारतीय जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में प्रचलित है। उन्होंने उसी प्रकार से आत्मा पुनर्जन्म लेती है, ये भारतीय विचार से मेल खाता है, ये ब्रह्म विचार है। उसके बाद हमने बात करते हैं हम, इनकी जो फिलॉसफी थी बेसिकली वो 5 बिंदुओं पर केंद्रित थी कि किसी भी मानव में ये 5 गुण स्थायी रूप से होने चाहिए। पहला इन्होंने बताया कंपैशन दया, जस्टिस न्याय, रिचुअल प्रॉपर्टी रिवाजों का धन, नॉलेज ज्ञान, इंटीग्रिटी ईमानदारी, शराफत। इसका मैंने ये चाइनीज शब्द भी लिख दिया, रिन वाई ली जई जिन, ये 5 मैंने चीनी शब्द भी इसमें साथ में आपके लिए लिख दिए हैं, बता दिए हैं, ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव एंगल से है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव में किसी प्रकार से प्रश्न आ सकता है, उसको मैंने पूर्णता प्रदान करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट, इस प्रकार से हमने बात की जो है कन्फ्यूशियस के ऊपर। कन्फ्यूशियस बेसिकली समाज सुधारक थे, समाज को सुंदर स्वरूप में स्थापित करना चाहते थे। इनका देखो, चीन की जो पॉलिसी है वो चारा और छड़ी की नीति रही है। पहले चारा डालिए, फिर बाद में छड़ी से मारिए। पहले लालच दीजिए, उसके बाद उसको कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए दंड के माध्यम से। तो नेचुरल है, चीन में ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया, चीन के चरित्र को सुंदर बनाने के लिए उसने अपनी बातों को इस प्रकार से रखा। तो इनकी बातों को किसने स्वीकार नहीं किया? इनकी बातों को माओ ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। माओ ने कहा, चरित्र सुधार कर राष्ट्र नहीं सुधर सकता, चरित्र सुधार के राष्ट्र को शक्तिशाली नहीं बनाया जा सकता, बंदूक की नली से पावर निकलता है। तो माओ ने इनका सबसे ज्यादा विरोध किया और माओ ने कहा कि पूरा कन्फ्यूशियसवाद हटा दिया जाए, कन्फ्यूशियसवाद की कोई बात नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो व्यक्ति दंड का भागी हो सकता है। इस प्रकार की बातों से कभी भी राष्ट्र का चरित्र नहीं बन सकता। बंदूक की नली से पावर निकलता है और उस पावर के माध्यम से जो है राष्ट्र तरक्की करता है और राष्ट्र आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से कन्फ्यूशियस के विचार भारतीय बौद्ध धर्म जैन धर्म से कई रूपों में मेल खाते हैं। कई, क्योंकि उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपने चरम के ऊपर था। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति जो था वो समाज सुधारक के रूप में इतना शुद्ध, आत्मिक रूप से इतना सुंदर समाज सुधारक था, जिसके विचार आज भी नैतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा मूल्यवान हैं। थैंक यू दोस्तों।